मैंने कहा था कि तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दे दो। अगर इकट्ठे होकर मुसलमान बीजेपी को वोट देते, जो देश में नफरत है हिंदू मुसलमान को लेकर, शायद ये ना होती। कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो कुत्ता है बीजेपी का, तो पहले से तेरी सोच ऐसी गंदी ऐसी सोच थी, तो हमेशा जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें करता था। 2014 से पहले क्या था कांग्रेस का कि हम और वोट हुआ करते थे कांग्रेस के। आप देखिए दलितों की और मुसलमानों की हालत आज क्या है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप। उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कि मुसलमान इस नारे को अपने ऊपर ले कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी में बटकर वोट देंगे तो कटेंगे जैसे कट रहे हैं। इसलिए हमें एकजुट होना है। नहीं तो हमने देखा है, जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो सुनते थे कि साहब मस्जिद में किसी ने गाय का गोश्त डाल दिया, मंदिर में किसी ने सूअर का गोश्त डाल दिया। इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी और फिर उससे झगड़े होते थे। कांग्रेस के ज़माने में 55,000 फसादात हुए हैं। 55,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। नारे से कहीं पेट भरता है? अगर नारे से पेट भरता हो, लाओ मैं अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ उसके, तो देखो कितना मुझे लाइक करेगा। मैं कहूँगा भाई वोट नहीं देना मुसलमानों इसको, लेकिन नारे लगाओ अखिलेश यादव के, तो उससे कोई उसका भला हो जाएगा? उसका भला होगा जब हम उसको वोट देंगे। देखिए दिल्ली चुनाव का जो मामला है वो मैं चुनाव से पहले कह चुका था कि दिल्ली लेने के लिए बीजेपी ने मन बना लिया है और बीजेपी इसको लेकर रही है। केजरीवाल किसी भी मुस्लिम महल्ले, किसी भी मुस्लिम इलाके में सभा करने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पर मंच साझा नहीं किया। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, ऐसा कहना है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का। अब ये बयान देने के बाद इनका जो है वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो हम भी खुद पहुंच गए मौलाना साहब के पास पूछने के लिए कि आखिर उन्होंने ये वीडियो क्यों जारी किया। स्वागत है सर आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो जो आपने जारी किया सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है, क्या मंशा थी इसके पीछे कि बीजेपी को वोट देना? देखिए आपने देखा होगा, जी एक परसेप्शन बन गया है मेरे समाज के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, जी और ये परसेप्शन बनाया है विपक्ष पार्टियों ने। दो चीज़ें हैं, एक तो ये परसेप्शन बना दिया कि साहब बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है। एक मुसलमानों को डराने का जो कॉन्सेप्ट है विपक्ष के यहाँ बीजेपी से, इतना डरा दिया है मुसलमान को, इतना डरा दिया है मुसलमान को कि बीजेपी को वोट देना गुनाह समझता है मुसलमान। विपक्ष ने इतना डरा दिया है। मैंने वोट देकर उसको जारी इसलिए किया ताकि मैं अपने समाज को एक मैसेज दे सकूं कि बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है, और ये जो विपक्ष पार्टियां हमें अपना वोट बैंक समझती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सामने विकल्प नहीं है या हमारी मजबूरी है कांग्रेस को वोट देना, समाजवादी को वोट देना, आम आदमी पार्टी को वोट देना। हमारी मजबूरी नहीं है, हम दे रहे हैं। हम बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। और मैंने तो ये बात 2014 में भी कही थी, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इसको अदरवाइज़ ले लिया। मैंने कहा था कि तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दे दो। अगर इकट्ठे होकर मुसलमान बीजेपी को वोट देते, जो देश में नफरत है हिंदू मुसलमान को लेकर, शायद ये ना होती। तो ये नफरत कौन फैला रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ जो है वो बीजेपी के कई सारे नेता का बयान आ जाता है, मुसलमान ये कहता है कि बीजेपी का नेता कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, ठेलों पर दुकानों पर नाम लिखो कि भाई तुम मुसलमान हो। फिर बयान आ जाता है कि बटोगे तो कटोगे। तो फिर मुसलमान किधर जाएगा? देखिए बयान दे देने भर से काम नहीं हो जाता। बयान देने के बाद विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आती है उसके ऊपर, उससे वो बयान मजबूत हो जाता है। एक आदमी ने एक बयान दिया, अगर उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना हो, सपोज़ कीजिए मैंने एक वीडियो वायरल कर दिया, अगर उसके ऊपर मीडिया मेरे पास आके सवाल ना करे, मेरी बाइट ना ले, तो उस वीडियो की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अहमियत ही जब भी बनती है जब मुझसे बार बार इंटरव्यू किया जाए कि ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्यों कर दिया। तो बीजेपी के जो नेता हैं, मैं बीजेपी के लिए मैंने सरेंडर नहीं किया। एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं हर चैनल पे यही कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए मैंने सरेंडर नहीं किया और बीजेपी की मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की। मैंने सिर्फ वोट देकर एक संदेश देने का काम किया है। मैं आज भी जो लोग गलत बोलते हैं
जैसे उनके नारे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, या किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़कर, टोपी वाले को पकड़कर उसको मारना, उसको प्रताड़ित करना या उसकी मॉब लिंचिंग कर देना, मैं इन तमाम बातों के पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ लेकिन और कल भी खिलाफ 14 रहूँ। के बाद ये घटना ज़्यादा बढ़ी है ना। देखिए होता क्या है, पहले सोशल मीडिया नहीं थी जी। कांग्रेस के ज़माने में, ये कांग्रेस का प्लस पॉइंट रहा। नहीं तो हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो सुनते थे कि साहब मस्जिद में किसी ने गाय का गोश्त डाल दिया, मंदिर में किसी ने सूअर का गोश्त डाल दिया, इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी और फिर उससे झगड़े होते थे। कांग्रेस के ज़माने में 55,000 फसादात हुए हैं, 55,000, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और उसमें मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये इतने बड़े कांड हैं। आपको याद होगा मेरठ में पीएसी ने जी। 100 लोगों को लाइन में खड़ा करके, जवान लोगों को, और गोलियों से भून दिया था। ये कोई कम बात है, लेकिन उस वक्त चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया नहीं थी तो इसका हाईलाइजेशन नहीं मिला इतना। आज अगर कोई आदमी किसी दाढ़ी वाले को पकड़कर पीट देता है तो वो आदमी खुद की वीडियो वायरल करके अपने आप में हीरो बन जाता है। पहले ज़माने में ये नहीं था, कांग्रेस ने भी किया। देखिए मैं फिर एक बात कहता हूँ कि मुसलमान के लिए तमाम पार्टियाँ बराबर हैं, तमाम पार्टियाँ बराबर हैं। क्यों बराबर हैं उसकी वजह सुनिए। हिंदुस्तान का एक संविधान है, संविधान में हर आदमी के लिए, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉज हैं। कोई भी पार्टी जो हमारी हितैषी बनती है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, वो जो संविधान में हमारे अधिकार लिखे हैं उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती, या दे देगी? नहीं। ना आज तक किसी को दिया। उससे कम तो कर सकती है, ज़्यादा नहीं दे सकती। और कोई भी पार्टी, चाहे वो हमारी कितनी भी बड़ी दुश्मन हो, जो हमारे अधिकार हैं उनको तो नहीं छीन सकती जब तक संविधान है। लेकिन फिर जिक्र हो जाता है हिंदू राष्ट्र का, अखंड भारत का, तो फिर मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जी। बिल्कुल आपका सवाल सही है। हिंदू राष्ट्र पर जो लोग बात करते हैं उनकी आलोचना भी हो रही है, उन्हीं के अपने लोग कर रहे हैं। अब देखिए जो शंकर आचार्य अभी मुक्तशरानंद हैं, उन्होंने खुलकर कहा, और धीरेन्द्र शास्त्री को पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, बालक बोल दिया, पढ़ा लिखा नहीं है, और महाकुंभ में जो कुछ हो उसके लिए बोल दिया कि आ जाओ हम तुम्हें कुचल देंगे, मोक्ष कर देंगे। ये सारी आलोचना जब उनके यहाँ हो तो वो आलोचना है। मुसलमान जब आलोचना करता है तो वो आलोचना दुश्मनी में आ जाती है कि मुसलमान तो इसलिए आलोचना कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। हिंदू धर्मगुरु ने बयान दे दिया तो मुसलमान आलोचना कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वही आलोचना हिंदू धर्मगुरु करे, अपने हिंदू धर्मगुरु की या अपने नेता की, तो वो असल आलोचना होती है। सच जो है कभी छुपता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि 2014 के बाद जो कुछ भी ये घटनाएं हुई, मैं आज भी उनकी निंदा करता हूँ, कल भी करता था और आने वाले कल में भी करूँगा। मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो, उनको नारे लगाकर जो है पीटना हो, या तलवारें फहराना हो, इस तरह के मस्जिद के सामने नारेबाजी करना हो, ये सारी बातें मैं उसको कल भी बुरा समझता था, आज भी बुरा समझता हूँ, आने वाले कल में भी बुरा समझूंगा। आपने वीडियो डाला बीजेपी को वोट दो, तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं पैसा लेकर के बोल रहे हैं क्या मौलाना साहब? ये तो होता ही है, अच्छा। ये तो होता ही है। आपको एक मैं सच्ची घटना बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानते हैं आप? बिल्कुल। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली तो उनको लोगों ने काफिर तक कह दिया कि ये तो मुसलमान ही नहीं रहा, इंग्लिश पढ़ाई पढ़ाना चाहता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाना चाहता है मुसलमानों को जो हमारे देश की ज़बान ही नहीं है, तो काफिर तक कह दिया उनको। तो जो भी आदमी एक अच्छा काम करेगा समाज के लिए, उसकी आलोचना होगी, ये तय बात है। और जब तक आलोचना नहीं होती उस काम में आदमी का मन भी नहीं लगता। मोटिवेशन आता है क्या? मोटिवेशन आता है आलोचना से, यानी मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, जी। इसका मतलब ये है कि मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, मुझे लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोग सुन रहे हैं, तो उससे क्या मोटिवेशन मिलता है। हाँ, कुछ लोग बदतमीज़ होते हैं समाज में, जो ज़बान का अस्तर इतना गंदा कर देते हैं, तो कुत्ता है बीजेपी का, तो पहले से तेरी सोच ऐसी गंदी ऐसी सोच थी, तो हमेशा जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें करता था। ये ज़बान का जो अस्तर है
कुछ लोग हैं ऐसे, इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मेरे पास भी फेसबुक पे बड़े बड़े कमेंट्स हैं, बड़े कमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे अरे आपको तो सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। लेकिन इन बातों से बेपरवाह आदमी को, अगर आपके मन में अच्छी भावना है, आप अच्छे काम के लिए किसी काम को आपने शुरू किया है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में मत लाइए, नहीं तो आप रुक जाएंगे काम के लिए। आपको हाथी बनना है, पीछे कितने कुत्ते भौंक रहे हैं उनको नहीं देखना है, हाथी मुड़ के नहीं देखता। तो हमें आगे चलना है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका काम है, काम ही सिर्फ आलोचना करना है, वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते। आलोचक कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। आप देखिएगा जितने भी तनकीद निगार होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं उसको तनकीद निगार, यानी आलोचक हिंदी में कहें घोर आलोचक। तो वो जो हैं वो हर समाज में है, हर तबके में है, हर लाइन में है। उनको हमारे यहाँ तनकीद निगार कहते हैं कि उनका काम ही सिर्फ ये, किताब आई तो उस पर वो तनकीद करेंगे, अरे इसमें ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। और उनसे पूछो तुमने कितनी किताबें लिखी हैं तो पता चले 0/0। तो ये जो आलोचक लोग होते हैं ये हर समाज में होते हैं और इनके पास पीछे कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, बताने के लिए। इनका काम ही सिर्फ आलोचना करना है। तो मेरा जो मकसद है, मेरे समाज को जागरूक करना है कि हमें किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। ये जो पार्टियां इन्होंने हमें अछूत कर दिया। कैसे अछूत कर दिया? 2014 से पहले क्या था कांग्रेस का कि हम कोर वोट हुआ करते थे कांग्रेस के, मुसलमान और दलित, 2 वोट कांग्रेस के कोर वोट थे। आप देखिए दलितों की और मुसलमानों की हालत आज क्या है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, कांग्रेस के रहते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी। उसमें कहा गया कि मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम आपको बचपन से, आज़ादी से लेकर अब तक वोट करते आए हैं और आपको अपनी पार्टी समझते हैं, एक एक वोट आपको देते हैं, तो अगर हम दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं इसके ज़िम्मेदार भी तो आप ही हैं ना। आपने हमें एजुकेशन नहीं दी, आपने हमें नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, आपने हमें सियासत में हिस्सा नहीं दिया, तो हम दलित से बदतर तो रहेंगे ही। ये जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसकी कांग्रेस है। ऐसे ही फिर विकल्प नहीं था मुसलमान के लिए, कांग्रेस को देता रहा। विकल्प आया तो समाजवादी में चला गया, विकल्प आया तो बसपा में चला गया। दे रहे हैं ना, पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित। नारे से पेट भरता है? नारे से कहीं पेट भरता है? अगर नारे से पेट भरता हो, लाओ मैं अखिलेश यादव को वोट नहीं दे रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ उसके, तो देखो कितना मुझे लाइक करेगा। मैं कहूँगा भाई वोट नहीं देना मुसलमानों इसको, लेकिन नारे लगाओ अखिलेश यादव के, तो उससे कोई उसका भला हो जाएगा? उसका भला होगा जब हम उसको वोट देंगे। तो हमारा भला भी जब होगा जब हमें सियासत में, नौकरियों में हिस्सेदारी मिलेगी। और ये हिस्सेदारी इन तमाम पार्टियों ने हमें नहीं दी। हिस्सेदारी बीजेपी दे देगी? नहीं, सवाल बीजेपी का नहीं, सवाल ये है कि मेरी कौम जब जागरूक होगी। हम आज बटकर वोट दे रहे हैं। योगी जी ने जो नारा दिया वो तो उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन मैं उस नारे को एक अच्छे उसमें लेता हूँ परिप्रेक्ष्य में। और अच्छा परिप्रेक्ष्य ये है कि मुसलमान इस नारे को अपने ऊपर ले कि बटोगे तो कटोगे। अगर हम कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी में बटकर वोट देंगे तो कटेंगे जैसे कट रहे हैं। इसलिए हमें एकजुट होना है। मेरा जो उद्देश्य है जागरूक होना है और एकजुट होना है। जब हम एकजुट हो जाएंगे, हम वोट भले ही कांग्रेस को करें, भले ही समाजवादी को करें, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को वोट करो, लेकिन एकजुट होकर अगर हमें किसी पार्टी को वोट करना है तो हम उस पार्टी के बड़े नेता को बिठाएं सामने और उससे ये कहें हम आपको एकजुट होकर वोट दे रहे हैं, आप हमें दीजिए, बताइए क्या देंगे, कितनी नौकरियां देंगे। आपका कहने का मतलब है कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन सवाल पूछो, क्योंकि आप वोटर हैं, क्योंकि सवाल पूछना भी तो जरूरी है। नहीं, वो सवाल पूछना नहीं जी, हिस्सेदारी मांगो। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछना नहीं। सवाल पूछना तो एक आम सी बात है कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, वो कह देगा हाँ ये किया, बात ख़त्म हो गई। आप वोट देने से पहले उसको बिठाकर तय करो मेरे कितने आदमी अगले 5 साल में आप नौकरी में लगाओगे, मुझे सियासत में, विधानसभा में कितने लोगों को पहुंचाओगे, मेरे कितने मुसलमानों को लोकसभा में पहुंचाओगे, कितने लोगों को विधान परिषद में रखोगे, कितने लोगों को चेयरमैन बनाओगे। ये सारी चीज़ें बैठकर सवाल नहीं करना, हिस्सेदारी मांगना है। सवाल करने से तो कुछ भी नहीं होता, सवाल करने से कुछ नहीं होता। तो मेरा कहना ये है एकजुट हो जाओ,
जागरूक हो जाओ। जब आप एकजुट हो जाओगे और जागरूक हो जाओगे तो यही पार्टियां आपके सामने हाथ जोड़ कर आएंगी। आज जो आपसे किनारा कर रही है ना, राहुल गांधी मुसलमान के इलाके में नहीं जाता वोट मांगने, मंच मुसलमान के साथ साझा नहीं करता। ओखला में गए दिल्ली विधानसभा में, अब की बार गया जब इसकी पिछले इलेक्शन के बाद आलोचना शुरू हुई कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो इस बार गए। अखिलेश यादव नहीं जाते मुसलमान के लिए। आजम खां की देख लो क्या पोजीशन है, कोई समाजवादी कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इस बार ऐसा ही किया। केजरीवाल किसी भी मुस्लिम महल्ले, किसी भी मुस्लिम इलाके में सभा करने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पर मंच साझा नहीं किया। आप देखिए पूरा इलेक्शन कैंपेन उठा के देखिए, उनका नहीं किया। जब इन पार्टियों को हम भर भर के वोट दे रहे हैं तो हमें ये अछूत क्यों कर रहे हैं? हमारे पास आने से मुसलमानों को साइडलाइन किया जाए, साइड लाइन कर दिया। भाई आप हिंदू वोट पाने के लिए मुसलमान के महल्ले में नहीं जा रहे हो, इसलिए कि अगर हम मुसलमान के महल्ले में चले गए, मुसलमान से वोट मांग लिया, मंच साझा कर लिया, तो हिंदू वोट भागेगा मेरा। तो इसका मतलब हम अछूत हुए ना। जो स्थिति दलितों की थी एक ज़माने में कि उनको कोई चारपाई पे बैठने नहीं देता था, उनको कोई घर में घुसने नहीं देता था, आज वो स्थिति मुसलमानों की है। और वो ये स्थिति इस कारण है कि हमने अपने वोट को बांट लिया। हम कांग्रेस को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, समाजवादी को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, आम आदमी पार्टी को भी लाइक करते हैं, उसको भी देते हैं, बसपा को लाइक करते हैं, उसको भी, और इवन बीजेपी को भी देते हैं। इस इलेक्शन में कम से कम 10 से 11% मुसलमानों ने वोट दिया है, 10 से 11%। आप देखिएगा आंकड़े उठाकर। और कुछ जो सर्वेयर हैं उन्होंने आंकड़े प्रदर्शित भी कर दिए। 10% का निकाला गया, 11%। एक सर्वे ने तो बताया कि 11%, 9% कांग्रेस को, 11% बीजेपी को। दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए दिल्ली चुनाव का जो मामला है वो मैं चुनाव से पहले कह चुका था कि दिल्ली लेने के लिए बीजेपी ने मन बना लिया है और बीजेपी इसको लेकर रहेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कह रहे हैं क्या आप? एग्जिट पोल कुछ नहीं होता जी। आप देखिए हरियाणा हमारे सामने है, हरियाणा में एग्जिट पोल के सारे आंकड़े बीजेपी के खिलाफ थे, कांग्रेस को जिता रहे थे सब और भारी बहुमत से जिता रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उसका पलट हो गया। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए सारे आंकड़े बीजेपी के खिलाफ थे, लोकसभा में भी सारे आंकड़े बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन हुआ क्या, जीत गई बीजेपी। सब जगह बीजेपी जहां चाहती है वहां कब्जा कर लेती है। और ये मैं देखिए एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको, एक चीज़ और बताता हूं। सत्ता में जब जब जो पार्टी रही है उस पार्टी ने ऐसा किया भी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने इस तरह के स्टेट नहीं हथियाए, उन्होंने भी हथियाए। अब ईवीएम का मसला है, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, आपको याद होगा, पूरा गांव का गांव बूथ कैप्चर होता था। बिहार में भी होता था, दिल्ली में भी, यहाँ सॉरी यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता था। अब ईवीएम का मसला है, वो सेम चीज़ है, पैटर्न चेंज हो गया, चीज़ सेम है। ये ईवीएम हैक कर रहे हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है। वो बूथ कैप्चरिंग करते थे, ये लोग कहते थे बूथ कैप्चर कर लिया, बीजेपी को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बीजेपी को बस्ता लेके बैठने नहीं दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत रही है तो फिर हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अगर जीत रही है तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? झुट्टा है, झुट्टा है। कल मैं एक चैनल पे था, मैंने उसके प्रवक्ता से पूछा कि एक आदमी का नाम बताओ, अपने एक विधायक का नाम बताओ, किस विधायक को 15 करोड़ का। भाई जिसने या तो फ़ोन किया होगा या उससे जाकर मिला होगा, दो बातें हैं। तो जो विधायक है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है कि साहब मुझसे फला आदमी मिलने आया था, या देखो ये कॉल डिटेल देखो, इसने मुझे फ़ोन किया है। क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा कि साहब करेंगे टाइम आने पे। ये चुनाव जीतने के कुछ हथकंडे होते हैं ताकि जो हमारे लोग हैं, देखिए चुनाव तो हो गया कि जो हमारे एमएलए हैं अगर वो जीत रहे हैं तो वो अपने आप को सतर्क हो जाएं, पार्टी निगाह रखे हुए है। आप ये कांग्रेस ने काटा है क्या वोट आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल काटा है इस बार, मतलब इस बार जो है इस बार जो आंकड़े हैं ना 9% वाले, ये गलत आंकड़े हैं। अच्छा खासा वोट कांग्रेस को गया है जी। और उस वही वोट का किसी जमाने में केजरीवाल को, वो कांग्रेस का ही सारा वोट है जो केजरीवाल के पास है, सारा वोट कांग्रेस का है। कांग्रेस से लोग त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, मुंह भंग हो गया था क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार लंबी चली। हालांकि शीला दीक्षित की जो सरकार रही उसकी आज भी विपक्षी लोग भी सराहना करते हैं
इसमें कोई दो राय नहीं है। शीला की सरकार अच्छी रही, लेकिन कांग्रेस से कुल मिलाकर लोगों का मुंह भंग हो गया था। विकल्प था नहीं, ये सामने आया, ईमानदार बन के आया, कच्छा पहन के आया अंदर, वो लोगों ने देखा नहीं। इसकी टूटी हुई चप्पल और बड़ी टी शर्ट देख ली लोगों ने कि यार ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, तो क्यों उसको लग रहा है आपको कि केजरीवाल नहीं आएंगे सत्ता में वापस, जबकि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि जो फ्री बिजली दिया हमने, फ्री पानी दिया, बसों में यात्रा फ्री दी, तो ये जो इम्पैक्ट है ये पड़ रहा है मिडिल क्लास और लोअर बिजली मिडिल कहाँ क्लास फ्री दी है? पे? 200 यूनिट तक तो फ्री है ना। आप मुझे बताइए। देखिए, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके घर में बल्ब जलता है या एक छोटा मोटा पंखा चलता है, उनके लिए तो 200 यूनिट कारगर हैं। मेरे यहाँ एसी चलती है, बिल्कुल। पहले 24 घंटे एसी चलाने के बाद मेरा बिल आता था 2200, हम्म, 24 घंटे एसी चलाने के बाद। अब वही बिल आता है 4500 4600, यानी डबल हो गया। जस्ट बिजली के दाम भी बढ़ा दिए ना इसने। कह रहे यूपी में जाके देखो, हमारे दिल्ली से ज्यादा महंगा है। अरे फिर वही बात, यूपी में तो आधी यूपी फ्री बिजली इस्तेमाल कर रही है। आधी यूपी जो गांव देहात है, जैसे बिहार में गांव देहात में कौन बिल देता है भाई? बताओ कौन बिल देता है? अच्छा, वो तार खेत डाल करके खींच खे, दिया। खेत के जो कनेक्शन हैं, जी, उसी से चल रहे हैं गांव पूरे के पूरे। देखिए तो अपराध हो गया ना फिर। नहीं, सवाल इसका नहीं कि अपराध है क्या है, हाँ। सवाल इसका है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। हम्म, दिल्ली नहीं है यूपी। 23 करोड़ की संख्या है यूपी की, दिल्ली की है 2.5 करोड़ की संख्या। आप देखिए, जैसे जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है ना, इतनी बड़ी है दिल्ली, बहुत बड़ी नहीं है दिल्ली। हाँ, 1.5 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा नहीं है। ओवैसी तो का क्या सीन लग रहा है आपको दिल्ली के अंदर? ओवैसी कुछ नहीं है। ओवैसी देखिए, 2 क्या सीटें ओवैसी साहब मुसलमान के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं? करते हैं, हम्म, करते हैं। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि ओवैसी पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा बोलता है, बैक से भी मजबूत है, हर तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है उसका, वो उसकी पार्टी का नाम है। हिंदुस्तान में एक पार्टी हुआ करती थी आज़ादी के बाद, मुस्लिम लीग, आपने नाम सुना जिन्ना हो। की। जिन्ना की नहीं, जिन्ना वाली तो चली गई थी पाकिस्तान, ठीक है जी। उसी का एक हिस्सा बच अच्छा, गया जी, था। जी, हाँ। पहले जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, यानी पाकिस्तान नहीं बना था, तो मुस्लिम लीग उस वक्त भी चलती थी, जी। रजिस्ट्रेशन हिंदुस्तान का था उसका। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो उसके सारे लोग थे वो चले गए करीब पाकिस्तान, सब के सब। लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन चूंकि यहाँ था, तो कुछ लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, ये सोचकर भाई पार्टी तो है ही बनी हुई, तो हम करते हैं। लेकिन उस वक्त में जो हमारे बड़े रहनुमा कायद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, उन्होंने उसको कंडम किया कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्लिम नाम से पार्टी नहीं चल सकती। वो उस वक्त भी नहीं चल सकती थी, आज भी नहीं चल सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि अगर सारा मुसलमान सुई के नाके में निकल जाए एक तरफा, वैसे को ही वोट दे दे, तो क्या सरकार बन जाएगी? पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। सरकार भी नहीं बनेगी, और जो नफरत है, जो दुश्मनी है, वो 10 गुना हो जाएगी। मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है। तो मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। वो सिमटते सिमटते केरल में एक सीट पर चली गई। पहले गुलाम महमूद बनातवाला थे, उसके बाद में ई अहमद थे, और उसके बाद में तो अब नाम भी नहीं लेता कोई उसका, मुस्लिम लीग का, कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई। तो इसकी जो पार्टी का नाम है वो मजलिस इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन है। तो वो इतना ख़तरनाक नाम है कि ये तो मुसलमानों को एक करने की पार्टी है। हिंदू क्यों आएगा भाई उसमें? और जब तक हम हिंदू भाई को साथ नहीं लेकर चलेंगे, अब आप देखिए, केजरीवाल की सरकार बिना मुसलमान के बन सकती है? नहीं। कांग्रेस की सरकार बिना मुसलमान के बन सकती है? तो जब बिना मुसलमान के यहाँ हिंदू पार्टियों की सरकार नहीं बन सकती, जबकि वो 80% हैं और हम 20% हैं, तो फिर 20% बहुत है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 80-20 का मसला है। हाँ, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो हम 17 करोड़ हैं, जी। सिर्फ 17 करोड़। 17 करोड़ के बाद कितने बचे? 83 करोड़, 83 करोड़, वो सब हिंदू हैं, हिंदू की श्रेणी में आते हैं भाई। सिख, ईसाई, आज तो संख्या बढ़ गई होगी ना अब। नहीं, अब अगर सर्वे होगा तो जाहिर बात है वो 25 से 30 हो गया होगा, 25-30 हो गया होगा, ऐसा तो नहीं कि 50 हो गए। तो ये संख्या अगर 50 भी मान लें, आप मान लीजिए 50, 140 करोड़ की आबादी है, फिर भी क्या सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी।
तो ऐसी कोई भी पार्टी जो मुस्लिम नाम पर हो यहाँ हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि कम्युनलिज्म फैलेगा, सेकुलरिज्म ख़त्म होगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान आपस में साथ रहें, सियासत में भी और मुल्क में भी। प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई है कभी? हुई है ना, 2014 में हम लोग गए थे, बुलाया था उन्होंने हमें, जी। और मीटिंग हुई अहमदाबाद में। क्या बात हुई थी? बात यही हुई थी कि भाई क्या मुसलमान वोट देगा? अच्छा। हमने कहा बिल्कुल नहीं देगा आपको। अच्छा। बोले क्यों नहीं देगा? हाँ, मैंने कहा भाई आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो इतना ख़तरनाक है, मुसलमान के गले नहीं उतरता। राम मंदिर का मामला है, 370 है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मुसलमान नहीं इनको लाइक करता। बोले फिर क्या होना चाहिए? मैंने कहा भाई छोड़ दो इन मुद्दों को। तो उन्होंने वो हंसे, और हंसने के बाद कहा आप क्या चाहते हैं, हिंदू भी वोट ना दे मुझे? अगर मतलब उनका ये था कि अगर हमने ये छोड़ दिया, मैनिफेस्टो से निकाल दिया, तो हिंदू भी वोट नहीं देगा, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? तो हमने कहा भाई ठीक है, इन्हीं मुद्दों पर जीत लड़ो, लेकिन सॉफ्ट रहो। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये जो नारा है ये मेरा सुझाया हुआ है। आपको लग रहा है कि आज के दौर में, अच्छा ये नारा आपने दिया था, मैंने सुझाया था सबका साथ सबका विकास, कल कि राज्यसभा में भी मोदी जी ने बोला है कि ये ऐसा नारा लेके चलो जी। जो लोगों को लगे कि हाँ हम सब एक हैं, जी। और पार्टी सबको साथ लेके चलना तो चाहती है। सबका साथ सबके विकास पे बीजेपी आज चल रही है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं 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 चल रही है। जी। उसको देखिए, उस पर अगर जाएंगे तो बहुत लंबी एक इंटरव्यू उस पर हो जाएगा। हाँ, वो तो अलग टॉपिक हो जाता उस है जी। पर उस पर एक इंटरव्यू हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास पर तो कोई भी पार्टी नहीं चलती। आप मुझे बताइए, कांग्रेस चलती है क्या? कांग्रेस भी नहीं चलती। पर एटलीस्ट बोलती तो है ना। बोलती तो बीजेपी भी है, बोलती तो बीजेपी भी है। सवाल ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? कोई भी नहीं करता। भाई सब हमारा जो संविधान है, वो संविधान सबका साथ सबका विकास ही तो है। हमारा जो ये तो संविधान ने हक दिया है। नहीं, हमारा जो सेकुलर संविधान है हाँ। उसका मतलब है कि कोई भी पार्टी भेद नहीं कर सकती, जात के मामले में, धर्म के मामले में, या किसी भी मामले में किसी इंसान से, किसी वोटर से, किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकती। यही तो सबका साथ सबका विकास है। तो ये चीज आज हो रही है कि नहीं? अभी नहीं हो रही राजनीति में है, नहीं हो रही है। आज की राजनीति में नहीं हो रही है। हर जगह तुष्टीकरण है। कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सब जगह तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। अगर हिंदू वोट लेना है तो मुसलमान को गाली दो, मुस्लिम वोट लेना है तो हिंदू को गाली दो, यही काम चल रहा है बीजेपी। आपको बीजेपी से ऑफर हो गया तो चले जाएंगे क्या बीजेपी में? नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैंने बीजेपी के सामने या सरेंडर फिर घोर आलोचक बन के रहेंगे आप? नहीं, मैंने बीजेपी को सरेंडर नहीं किया है। जी। मैंने सिर्फ वोट देकर एक संदेश देने का काम किया जिस है। तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ है, तो कल के डेट में तो ट्रेंडिंग टॉपिक आप ही थे। तो हो सकता है कि कहीं ऑफर आ जाए आपको। असल में क्या है कि बीजेपी ने अपनी जीत को पक्का करने के लिए मेरी वीडियो को वायरल कर दिया। उन्होंने इसलिए कर दिया कि देखो मुसलमान हमें वोट दे रहा है, देखो मुसलमान हमें वोट दे रहा है, और अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे तो मुसलमान जीत रही है, इसका बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब ये हुआ। मैं बेहद खुश हूँ इस बात के लिए कि मेरा जो मैसेज था वो हिंदुस्तान के जन जन तक पहुँच गया। और मैंने हर चैनल पर कहा कि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया, मैं झुका नहीं हूँ उनके सामने। उनकी नीयत और नीति अगर मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ होगी तो मैं कल भी मुखर होकर बोलता था, आज भी मुखर होकर बोल रहा हूँ, कल भी मुखर होकर बोलूँगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।